डॉक्टर साहब, दुबई में होने वाले मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो हैं वो जारी हैं, और मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ किसी तरह की कोई हिकमत अमली वज़ा कर पाएगी? कोई सियासी ढांचा बना पाएंगे दोनों जमातें? देखिए जी, सबसे पहले तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज ईद उल अज़हा मनाई गई, मेरी जानिब से, टीम की जानिब से, हम सब की जानिब से दिल की गहराइयों से सबको ईद उल अज़हा मुबारक। और अल्लाह ताला खैरियत से ऐसी बहुत सी ईदें लेकर आए। जिन लोगों ने हज किया इस साल, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए। जो ना कर सके, अल्लाह ताला उन्हें ये सादत दे कि वो हज करें। और जो किसी वजह से नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उन पर भी अपनी रहमतों की बारिश। और कल पाकिस्तान समेत और कई ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी इंशाअल्लाह, तो वहाँ पर भी एडवांस ईद मुबारक। सियासत के हवाले से दो तीन बातें करके और फिर निकलते हैं, क्योंकि वो इवेंट्स ऐसे हैं कि पहले चलें हम शुरू कर लेते हैं दुबई से। दुबई के अंदर जो है वो मामला डेडलॉक का शिकार हैं और डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, और उसके नतीजे में बात कुछ आगे बढ़ नहीं रही। और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो ज़ाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ़ शख्सियात से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात में एक तातुल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई ख़राब हो गए हैं, लेकिन एक डेडलॉक है कुछ इश्यूज़ पे। और वो इश्यूज़ भी आने वाले दिनों में मेरे ख़्याल से वो उन पे बात की जा सकती है, लेकिन यकीनन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन में जाना और इलेक्शन कैंपेन से ज़्यादा जो सबकी नज़र है, और चूँकि मरकज़ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इस वक्त डिस्कशन, वो है तहरीक इंसाफ कि क्या होने जा रहा है, कैसे आगे, व्हाट नेक्स्ट। जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या इस वक्त मुनासिब होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत आने वाले दिनों में, और आज भी हमने देखा कि, और रोज़ हम देख रहे हैं कि इसमें मामला जो है ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तल्ख से तल्ख तर हो रहे हैं। तो इसमें दुबई के अंदर ये इस वक्त एक तातुल है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तातुल, मैं ब्रेक डाउन नहीं कह रहा, ये ज़हन में रखें, तातुल। और उसके नतीजे में जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, और वो ईद यहीं पे मनाएंगे नवाबशाह में। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ईद दुबई में मनाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान में मनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई नहीं रुके, उसकी वजूहात भी मैं फ़िलहाल नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इसको ज़रा डिस्कस कर लेंगे जब किसी रुख पे बात पहुंचेगी। और यकीनन चंद दिनों में शायद इस बात के इम्कानात हैं कि जरदारी सब दोबारा दुबई जाएं, और उससे पहले, जाने से पहले वो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलें, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या बाकी लोग हैं, और उनसे मिल के वापस जाएँ। और ये भी हो सकता है कि उनसे मुलाकात से हट के वो ख़ुद चले जाएँ फ़ोन पे, लेकिन कोई तातुल है दुबई में। अच्छा, मैंने कहा मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, कुछ बातें जानते हुए भी। उसकी वजह यह है कि फिर वो बात अजीब सी हो जाती है कि वो जी आपने एक बात कर दी तो उसके नतीजे में ये हो गया, वरना तो ऐसी तरदीद हो गई, ये हो गया। बस ये है कि एक तातुल है कुछ इश्यूज़ पे। और उसके साथ ही दूसरा जो तातुल है मुकम्मल तौर पे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने बात करनी थी, उसमें भी तातुल है। यानी तिकोना तातुल है। यानी आप यूँ समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान भी कोई आगे यानी बातें रुकी हुई हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान
के मामला भी रुके हुए हैं। इसी वजह से वो ओन चौधरी साहब आए थे, मतलब है कि वो अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब से कोई मियाँ साहब की या जरदारी साहब की मुलाकात नहीं हुई, तो उधर भी मामला रुके हुए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान ने कहाँ जाना है वो भी रुका हुआ है, उन्होंने उनके साथ जाना है, उन्होंने उनके साथ जाना है, ये भी अभी तक रुका हुआ है। मतलब एक आप समझ लें कि हर चीज़ थमी हुई है। और यहाँ सब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या पॉलिटिकल नक्शा इमर्ज होता है, तो उसको देख के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसको देखें कि ये किस रुख पे जाता है मामला। जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या बल्ले का निशान होता है या नहीं होता इंतखाबात के बाद, जी, बैलेट पेपर पे, तो वो सबका दिमाग इधर है। अच्छा, अब वो गुड़ी गुड़ी फील देने के लिए तो आप खबरें दे सकते हैं ना, मौसम बड़ा सुहाना है, ये है, फलां है, ये बातें हुई, वो बातें, लेकिन असल तो सबका जहन लगा हुआ है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। और मईशत के ऊपर भी एक वो है, डेडलॉक सा आया हुआ है कि भाई वो 2 दिन रह गए हैं और उसमें कोई हमारे पास कोई, मतलब हम उनसे अब ये कह रहे हैं कि एक कुछ अरसे के लिए हमें इतने पैसे जो देने थे वो दे दें, फिर बाकी बाद में करेंगे। तो वो मुआहदा तो नहीं हो गया, वो तो एक, ये नहीं आप समझें कि एक हंगामी हालात के अंदर आप कहते हैं ना, वो रेनी डेज के लिए कोई चीज़ रखी होती है आपने, तो वो वाली शेक के जी अभी आप दें हमें, और वो तो वो भी उम्मीद करता हूँ कि ये मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 बिलियन और 200 बिलियन और 500 बिलियन तो आते रहेंगे। पहले हम ये IMF के 1-1.5 बिलियन तो ले लें सर, वो तो आते रहेंगे। तो ये जो है, ये एक मामला ऐसा है जो फंस गया दुबई में। और अब ये ईद के बाद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ईद के बाद जब जरदारी साहब वापस जाएं, तो जरदारी साहब, अब आप देखें ना, आज नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ ईद मना ली, तो नवाज शरीफ साहब ने ईद मनाई, ईद की नमाज़ पढ़ी, शहबाज शरीफ साहब यहाँ थे, जरदारी साहब यहाँ थे। मतलब मैं और कुछ पिछले 24 घंटों में कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई आपस में। फिर बहरहाल मैंने कहा ना कि इस डेडलॉक पे जब आगे बढ़ेगा तो या ये ख़त्म होगा तो फिर हम बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ थे और क्या मामला, लेकिन अभी इसको इतना यहीं रोकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या किसी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और मैंने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की है, सिर्फ आईनी शिकें विकें दिखा के और जान छुड़ाई अपनी। मैंने इसके ऊपर अपना कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन आज मैं अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे देने जा रहा हूँ कि क्या एक सिविलियन का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए, और वो मसला ये है कि एक सिविलियन को बदकिस्मती से या खुशकिस्मती जो भी कहा जाए, एक सिविलियन को मेरे इन प्रोग्राम्स की वजह से ही या मेरी स्टोरी की वजह से ही मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। और उसके उस शख्सियत के 2 रुख थे, और मामला बहुत पेचीदा है चूँकि, और मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ नाम लेके और थोड़ा सा याद दिला के लोगों को निकल जाता हूँ। एक सिविलियन जो कत्ल व गारत या आप कहें कि और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, उनमें वो शख्सियत मुलविस थी, और उनका मामला जो है वो जब गिरफ्तारी हुई तो मामला चला गया एंटी टेररिज्म कोर्ट। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वहाँ, क्योंकि मैं ये मामला सारा पाकिस्तान से बाहर हुआ, और मैं पाकिस्तान से बाहर जिन रियासतों में ये हुआ, मैं उन रियासतों में मैं एज अ मीडिया पर्सन एक्टिव रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो वो जो क्रिमिनल साइड थी या जो कत्ल व गारत थी वो तो आ रही थी सामने, वो हर एक को पता थी, यहाँ डिस्कस भी हो रही थी। लेकिन जो दूसरा एंगल था जिसकी वजह से ये सिविलियन मिलिट्री कोर्ट में गया, उसमें मैं समझता हूँ कि वो मेरी उसमें एक इन्वेस्टिगेशंस अपनी ज़ाती थी जो मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिक भी नहीं की। और उस शख्सियत का नाम उज़ैर बलोच।
उज़ैर बलोच जो हैं वो, उनको ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान में हर शख्स जानता है। तो शख्सियत के दो पहलू, एक पहलू तो ये है कि वो लियारी गैंग वॉर, और लियारी गैंग वॉर के अंदर कत्ल व गारत हुई और जो भी कुछ हुआ और वहाँ पे सारा। और अगर आप लियारी गैंग वॉर के हवाले से सिर्फ देखेंगे तो वो मामला इंसदाद दहशतगर्दी कोड का बनता है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसके ऊपर, और मैं आपको सिर्फ मुख्तसर तौर पे सिर्फ ये बताऊं कि इसमें ये बेइंतहा सेंसिटिव एक केस है और मैं इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर हम यहाँ पे स्लाइड दिखा सकें, ये ISPR की प्रेस रिलीज़ है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, और ये है 2017, 11 अप्रैल 2017। उज़ैर बलोच टेकन इनटू मिलिट्री कस्टडी, ISPR। उज़ैर बलोच सिविलियन है, ये ज़हन में रखिएगा। और उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट में ले लिया गया। उज़ैर बलोच ने उसके बाद सिंध हाई कोर्ट से रजू किया सर, और उज़ैर बलोच की जो रिक्वेस्ट थी कि मिलिट्री के हवाले ना किया जाए, वो उज़ैर बलोच की जो रिक्वेस्ट थी वो इस सिंध हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। मैं डेली टाइम्स यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। और बहुत, और उसके बाद ये हुआ कि मैंने आपसे कहा कि ये मामला ये पाकिस्तान से बाहर के इसमें ममालिक इन्वॉल्व थे, और इसमें ये बहुत आसान नहीं था इसको करना। मैं इसकी GIT मेरे पास मेरे ख्याल से 2-4 लोग ही हैं जिनके पास ये होगी, क्योंकि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और मैं इसको पूरा यहाँ दिखाना भी नहीं चाह रहा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 या 3 हैं। तो एक तो अधूरी है, फिर एक कंप्लीट है, और एक फिर मैं इसको फॉलो भी करता रहा हूँ। तो उज़ैर बलोच के जो खबरें आती रही ना कि उज़ैर बलोच एक केस से रहा हो गए, दूसरे केस से रहा हो गए, तो मुझे बहुत से लोग उसके ऊपर दरमियान में वो टैग करते थे या भेजते थे कि रिहाई हो गई। वो रिहाई बहुत सारे मुकदमात में हो गई। मतलब कोई मुकदमा जो है, अगर आप समझें कि बहुत सारे मुकदमे हैं, तो उनमें रिहाई होती गई जो सिविल अदालतों के मुकदमे थे। लेकिन जो फौजी अदालत का मुकदमा था वो अपनी जगह मौजूद, और उसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि उज़ैर बलोच ने फिर मालूमात बहुत सी दी। उज़ैर बलोच को एक तीसरे मुल्क से गिरफ़्तार किया गया। दूसरा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दूसरा दरमियान में था, तीसरे से गिरफ़्तार किया गया। और बहुत उसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि तफ्तीश करने वाले अदारों के भी कुछ लोग उसमें सस्पेंड हुए। ये बहुत सेंसिटिव था मामला, और मैं उसको यहाँ डिस्कस, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा है वो अपनी जगह मौजूद, और बाकी केसों में ज़मानत होती है। और उज़ैर बलोच जो हैं, उन्होंने फिर बहुत कॉपरेट भी किया, और उनके थ्रू फिर एक पूरा नेक्सस पकड़ा गया। और वो नेक्सस पकड़ा गया कि कराची के अंदर एप्सनज और स्पाइंग, ये अगर हम यहाँ पे डॉन को दिखा सकते हैं, हम कोट कर दें अगर डॉन को, तो उसमें ये डॉन है। और ये डॉन न्यूज़ मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये है 2020 का। अच्छा, ATC को बता दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। तो जी हाँ, सिविलियन का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट जी। और जो सज़ा इनको हुई उसमें सज़ा ये मिलिट्री कस्टडी में ही है, ये मिलिट्री कोर्ट में ही सज़ा हुई, और मिलिट्री कोर्ट में ही सिविलियन की सज़ा हुई। और ये इन्होंने फिर इसमें एप्सनाज भी हुआ, इनके लोग भी कुछ इन्वॉल्व थे, वो भी अटैक कर रहे थे मुख्तलिफ़ जगहों पे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो एक गैंग वॉर है, लेकिन उस गैंग के चक्कर में ही कुछ और दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, और वो उसमें भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हो रहा था।